नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर सागर से। महिला की मौत पर हंगामा देखने को मिला है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत का मामला सामने आया। डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया जा रहा है। ऑपरेशन के 11 दिन बाद महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, यह कहना है सीएमएचओ का गैर जिम्मेदाराना बयान अब इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो सागर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महिला की मौत पर अब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नसबंदी ऑपरेशन महिला ने कराया था और इस ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप डॉक्टर्स पर लगाया है और यही वजह परिजनों के द्वारा बताई जा रही है कि इस वजह से महिला की जान चली गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले में सवाल किया गया तो फिर सीएमएचओ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और कहा कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो फिर अगर इस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा है तो इस बात को वो बयान पुख्ता करता है कि हां, लापरवाही तो हुई है, गलती तो हुई है। जो आरोप परिजन लगा रखे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाया और उस वजह से महिला की मौत हो गई, तो वो पुष्टि यह बयान कर देता है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, सवाल यह खड़ा होता है कि अगर परिजन आरोप लगा रखे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हो गई और सीएमएचओ ये बयान दे देते हैं कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो ये इस बात को पुष्ट करता है, इस बात को सही साबित करता है कि हां, लापरवाही हुई है। जी दीपेश, आपको बता दें कि सागर में नसबंदी ऑपरेशन कराने के 11वें दिन बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है और ये जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगा था, जिसमें बरिया घाट निवासी निकिता जैन का डॉक्टर शशि ठाकुर ने ऑपरेशन किया था। परिजनों ने इसमें डॉक्टर की लापरवाही बताया है और डॉक्टर पर आरोप लगाए। तो जब इस मामले में हमने सीएमएचओ से बात की तो उनका यही कहना था कि कभी कभी इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें बहुत कम ये घटनाएं होती हैं। इसकी जांच की जा रही है। जांच में अगर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रचित, सवाल यहां पर यह है कि जिस दिन महिला को ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से ही लगातार सेहत में इस तरह से बिगाड़ देखने को मिल रहा था, तबीयत तभी से खराब थी। 28 जनवरी को सागर के जिला अस्पताल में महिला ने नसबंदी कराई थी, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई थी, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन वहां हालत में सुधार नहीं हुआ तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लेकर गए, जहां इलाज किया गया। लेकिन महिला की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती गई। उसके बाद फिर से उन्हें बीएमसी में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर की टीम बनाई गई, लेकिन महिला का इलाज कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई गई। शिविर के द्वारा यह ऑपरेशन हुआ था या फिर स्वयं परिवार के लोगों ने जाकर ऑपरेशन करवाया था? नसबंदी शिविर का जो आयोजन था वो 28 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था। उसमें महिला के परिजनों ने महिला का ऑपरेशन कराया था। बाकी जो शिविर में महिलाएं पहुंची थी उनकी सेहत को लेकर क्या अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है रचित? जी, अगर देखा जाए तो जो बाकी महिलाओं ने जो नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराया था वो उनके साथ इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये बिगड़ी थी नसबंदी ऑपरेशन कराने के 11 दिन बाद तक उनका लगातार इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान उनकी कल मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने क्या कोई शिकायत की है? परिजनों का आरोप यह है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। उन्होंने जांच की मांग की है। डॉक्टर ने जो जिला चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने महिला के पीएम कराने की बात की थी। पीएम कराने के बाद जांच कर कार्रवाई की बात की थी, लेकिन परिजनों ने महिला का पीएम कराने से मना कर दिया। लेकिन अभी जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी उनका यही कहना है कि इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है और टीम गठित कर दी गई है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रचित, क्या परिजनों ने बताया कि आखिर वो पीएम के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो ये कैसे स्पष्ट होगा कि किस वजह से जान गई है? जी, लेकिन परिजनों ने पीएम कराने से इनकार किया है। डॉक्टर है जो बीएमसी के जो डीन है उन्होंने भी परिजनों से पीएम कराने के लिए फोन पर बात की थी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी फोन पर परिजनों से बात की थी, लेकिन परिजनों ने पीएम नहीं कराया।
कोई खास वजह परिजन बता पा रहे हैं इस मामले की? इस मामले में परिजनों का यही आरोप है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने नसबंदी के दौरान लापरवाही। नहीं, पीएम न कराए जाने के लिए कुछ कारण बता पा रहे हैं परिजन? नहीं, परिजनों ने पीएम कराने के कारणों को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। चलिए रचित, साथ में एक बार फिर से दर्शकों को पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल सागर का ये मामला क्या है, जैसा कि हमारे सहयोगी रचित बता रखे हैं कि 28 तारीख को नसबंदी का शिविर यहां पर हुआ था और इस नसबंदी शिविर के दौरान महिला का ऑपरेशन हुआ था, नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से ही महिला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उसे भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। और आज जब जान चली गई तो फिर परिजन गलत तरीके से इलाज करने का, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा रहे हैं। आ चुके, उसके पहले तो हम पिली गए, पिली के बाद फिर हम बागबूदा गया, संतोष राय के पास गए, संतोष राय के यहाँ से BMC आया। डॉक्टर अच्छे के लिए करता है और कभी कभी इस टाइप के कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सर गलती या कोताही अगर कोई ऐसी निकल कर सामने आती तो कोई कार्रवाई भी होगी क्या? अब ये थोड़ा जांच का विषय रहेगा, जांच कराते हैं, कराएंगे बिल्कुल। तो सुना आपने, अधिकारी को भी सुन लिया और साथ ही आपने परिजनों को भी सुन लिया। परिजन आरोप लगा रखे हैं, अधिकारी बड़ा लाइटली लेते हुए कह रहे हैं कि कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, हम तो अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की चीजें भी निकल कर सामने आती हैं, ये भी हो जाता है। जांच कराएंगे, देखते हैं। इस तरह का जो बयान है वो CMHO का निकलकर सामने आया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रचित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वासारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक यह बात पहुंच रही है और उन्हें भी इससे अवगत कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के सुवासरा की 2 नाबालिग बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर यूपी में दुष्कर्म कराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों ने अपना धर्म और नाम बदलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दोनों नाबालिग लड़कियों को भी बरामद कर रखी है। पुलिस ने साहिल और इरफान नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ पॉक्सो बलात्कार के साथ साथ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्र अध्यादेश 2020 की धारा भी लगाई है। आपको बता दें कि सुवासरा से 2 फरवरी को 2 नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले में जांच करते सुवासरा पुलिस उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले के चांदपुर गई, जहां से दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। ये मालूम पड़ा कि ये दोनों नाम बदल के रह रहे थे, तो इस बात पे उन लोगों ने भी वहाँ से भागने की कोशिश की, परंतु पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया और उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता भी पाई है। ज्ञात हुआ कि ये लोगों ने नाम चूंकि बदल के दूसरे धर्म के नाम रख रहे थे, तो मध्य प्रदेश के 2 धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 आया है, उसकी धारा 5 के अंतर्गत भी इसमें हमने इजाफा किया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कैसे सफलता मिली इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में? देखिए दीपेश, ये मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2 नाबालिग बच्चियां थी और वहीं पर जो 2 युवक है जिन्होंने अपने नाम बदल दिए थे। एक ने अपना नाम विकास और दूसरे ने आकाश रखा था, जबकि इनके असली नाम साहिल और इरफान थे। इन दोनों ने उन नाबालिग बच्चों से पहले टेलीफोन पर मिस कॉल मारा और फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत बढ़ाई और फिर अपना जब हिंदू नाम इन्होंने बताया, उसके बाद इनको प्रेम जाल में फंसाकर इनको उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर ले गए। इसी आधार पर कॉल डिटेल के आधार पे पुलिस ने इनको डिटेक्ट किया और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में छापामार कार्रवाई करते हुए इन दोनों की वहां से गिरफ्तारी करी है। पुलिस ने दोनों नाबालिग बच्चों को इनके चंगुल से मुक्त करा लिया है और इनके परिजनों को सौंप दिया है और इनके खिलाफ ये जो लव जिहाद का नया कानून मध्य प्रदेश में बना है, इसके तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही IPC की धारा 376, 366 इन धाराओं में भी अपहरण और बलात्कार की धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। दीपेश, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी नरेंद्र बता रखे हैं कि पूरे मामले में अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और अब नए कानून के हिसाब से लव जिहाद का मामला यहाँ पर नजर आ रहा है और उसी के तहत ये अब कार्रवाई होती नजर आई।
गुना में अब तक दबंगों की कैद से 13 बच्चों को मुक्त कराया गया है। 5 महिलाओं और 7 पुरुष को भी आजाद कराया गया है। अब तक दबंगों की कैद से 25 लोगों को मुक्त कराया जा चुका है। मुक्त हुए लोगों ने दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुक्त हुए मजदूरों को आदिवासी छात्रावास में रखा गया, वहीं दबंग आरोपी फरार है। ये पूरा मामला राघोगढ़ थाना क्षेत्र का है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय जोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या ताजा जानकारी, कैसे मुक्त कराने में सफलता मिली इन्हें? जाहिर सी बात है दीपेश जी, मैं बताना चाहूंगा न्यूज 18 की खबर का यहाँ पर बड़ा असर कहेंगे। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और इस मामले में जब संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं प्रशासन और श्रम विभाग की जो है नींद खुली है और अब इस मामले में अभी तक जो है 25 के करीब मजदूर जो है मुक्त कराए जा चुके हैं प्रशासन द्वारा और करीबन 4 लोगों के खिलाफ जो है राघोगढ़ थाने में मामला भी दर्ज किया गया अभी कुछ करीबन 10 मिनट पहले ही। और अब इस मामले में आरोपियों की पुलिस कितनी जल्दी गिरफ्तारी करती है, श्रम विभाग इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि न्यूज 18 की खबर का यहाँ पर बहुत बड़ा असर कहेंगे कि 25 जो मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, जिनको बंधकों ने इस तरीके से प्रताड़ित किया था कि उनके हाथ तक तेल से जला दिए थे। लेकिन इस न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25 मजदूरों को बच्चों सहित जो है बंधकों से छुड़ाया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन विजय एक और चीज यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी और कोई इनका साथी तो बंधक नहीं है। दूसरी बात कि जो आरोपी हैं कब तक उनकी गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है? मामले में अभी कुछ देर पहले हमारी राघोगढ़ टीआई हैं मदन मालवीय, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इस मामले में जो है मजदूरों के बयान जो है दर्ज कर लिए हैं और उनके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर के बाद पुलिस दबिश देकर जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी विजय जोगी जो बता रखे हैं कि अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 25 जो लोग अभी तक बंधक बनाए गए थे और उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें मुक्त कराने में सफलता हासिल हुई है। इंदौर में बुजुर्गों को अमानवीय तरीके से शहर से बाहर छोड़ने के मामले में नगर निगम ने अपनी गोलमोल जांच में बड़े अधिकारियों को साफ साफ बचा लिया है। जांच में रैन बसेरा के 6 और कर्मी दोषी पाए गए हैं, जिन्हें मंगलवार को रिपोर्ट आने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। निगम उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि उपायुक्त ने बगैर वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति के बुजुर्गों को रैन बसेरा भेजने के बजाय उन्हें शहर से बाहर भिजवाया। इस कारण उपायुक्त को भी दोषी ठहराया गया है। जिन 6 और कर्मियों को बर्खास्त किया गया है उनमें रैन बसेरा से संबंध रखने वाले जितेंद्र तिवारी, अनिकेत करोने, राज परमार, गजानन माहेश्वरी शामिल हैं। बुजुर्गों को बाहर ले जाने के लिए रिमूवल विभाग का ट्रक ले जाने वाले ड्राइवर राजेश चौहान और उसके सहकर्मी सुनील सुरागे को भी बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। तो लगभग यही नजर भी आ रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा भी, क्योंकि मामला ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा किरकिरी होती हुई इंदौर की नजर आ रही थी, वरिष्ठ अधिकारियों की किरकिरी होती दिखाई दे रही थी। तो फिर एक जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी ने जांच की, जिसमें अब होता यह दिखाई दे रहा है कि जो निचले तबके के कर्मचारी और अधिकारी हैं उन पर गाजगिरी और वरिष्ठ अफसर इसमें बचते हुए नजर आए हैं। ये वही तस्वीर है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रखी थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था और फिर जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल के बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश में एक बार फिर बिजली महंगी हो सकती है। प्रदेश की 3 बिजली कंपनियां फिर घाटे में हैं। इन कंपनियों को साल 2019-20 में 4,752 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसको लेकर कंपनियों ने नियामक आयोग में सत्यापन याचिका दायर की है। पूर्व क्षेत्र कंपनी को 2,458 करोड़ का घाटा हुआ है, वहीं मध्य क्षेत्र कंपनी को 1,990 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
तो पश्चिम क्षेत्र कंपनी को 303 करोड़ का घाटा होना बताया जा रहा है। अब कंपनियों को घाटे के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में बिजली एक बार फिर महंगी हो सकती है। जब खर्चा बढ़ता है तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ते हैं। हम लोग अब कोशिश ये कर रहे हैं कम खर्चे हों, कहाँ हम कटौती कर सकते हैं इससे दाम ना बढ़े। कुछ प्लान बनाया है सर, कहाँ पर कटौती हो सकती है? जी आने वाला समय ही बताएगा आपको अच्छे से। आंदोलन जीवी पर सियासत बढ़ती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर ट्वीट का निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब भगत सिंह जैसे युवा फांसी पर चढ़ रहे थे तब आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने भी अपने स्वयं सेवकों से कहा था कि आंदोलन जीवी पागलों की टोली से दूर रहें। आंदोलन जीवियों ने भी देश को आजाद कराया। इधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। 10 जनपद को खुश करने के लिए ऐसी बातें किया करते हैं। दिग्विजय की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय उछल कूद करके इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें यह लग रहा है कि किसी तरह कांग्रेस में स्थापित हो जाए, क्योंकि वो भूली बिसरी कहानी बनते जा रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और 10 जनपद को खुश करने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनका ये बयान शर्मनाक भी है और तथ्यों से बहुत परे है। मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रामक प्रचार कर वो समाज में अनर्गल बातें फैलाने की कोशिश ना कर। तो आंदोलन जीवी पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है। कांग्रेस के नेता अब सिर्फ ट्विटर, टीवी और पेपर पर ही रह गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए ऐसे ट्वीट वो करते रहते हैं। कांग्रेस के नेता अब अपना जनाधार खो चुके हैं। अब ये कहां थे, या जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो कहां थे? ये बहुत बार पूछते हैं कि तब भाजपा के लोग कहां थे, तब जो वर्तमान में कांग्रेस के हैं ये कहां थे? काल्पनिक बातों पर जानबूझ के इस तरह का वो ट्वीट करते हैं जिससे आप उन्हें न्यूज में स्थान दे देते हैं। बाकी अब कांग्रेस कोई जन आंदोलन तो कर नहीं सकती। वो और उनके राष्ट्रीय नेता ट्विटर, पेपर और टीवी तक ही सीमित हैं। वो ट्विटर तक है, आप उन्हें टीवी और पेपर तक रखे हुए हैं, अन्यथा जनाधार तो सभी खो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का मामला उठाया है। ड्रॉप आउट और बाल विवाह की बढ़ती संख्या को उन्होंने गंभीर बताया है। विषय राज्यसभा में उठा और मुद्दा उठाकर सरकार को उन्होंने सुझाव दिया है। बाल विवाह पर राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन कराने और राज्यों को निर्देश देकर कानून का सख्ती से पालन कराने की उन्होंने मांग उठाई है। Different subjects, sir. Ministers are also different. ज्योतिरादित्य। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, कोरोना महासंकट के दौरान स्कूल बंद होने से देश के लगभग सभी राज्यों में बेटियों की पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और उससे बड़ी समस्या है कि स्कूल के सेफ्टी नेट से वंचित होने के कारण बेटियों के बाल विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा अनुरोध है महिला और बाल विकास मंत्रालय से कि बाल विवाह पर नेशनल डेटा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल राज्यव्यापी मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए जाएं। हमारे कानून और नियम का क्रियान्वयन सख्ती से पालन किया जाए। प्रदेश के ई टेंडरिंग घोटाले में आरोपी मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू और उनके सहयोगी आदित्य त्रिपाठी के भोपाल में 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापामार कार्रवाई की है। भोपाल के अलावा हैदराबाद के 12 ठिकानों पर भी छापामारी चल रही है। बताया जाता है कि इनकम टैक्स को करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं। मेंटाना कंपनी पर सरकार के ठेकों में ऑनलाइन टेम्परिंग कर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। घोटाले में इनकम टैक्स की कार्रवाई राजधानी भोपाल में भी जारी है। हम इस वक्त अरेरा कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी राजू मोंटेना और आदित्य त्रिपाठी के जो ठिकाने हैं उनमें से एक ठिकाने पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक कार्रवाई कल सुबह शुरू हुई थी और आज भी ये जारी है। करीब 24 घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वो हो गया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद और भोपाल के
करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई एक साथ की गई है। दरअसल ईडी ने ये अपनी जानकारी दी थी तफ्तीश के दौरान में कि इस घोटाले में जो पैसा है उसका भी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से लेन देन किया गया। यही वजह है कि इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर हालांकि सुरक्षा के जो जवान है वो लगाए गए हैं और अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग कागजातों की तफ्तीश कर रही है, उनकी पड़ताल कर रही है और बड़े पैमाने पर जो पैसा है उसके लेन देन की जांच इस दौरान की जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। देखिए, हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना चाहती है और पारदर्शी व्यवस्थाओं की हमने व्यवस्था की हुई है। जो भी यदि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो हमारी सरकार हर समय उसको उजागर करती है और न्याय संगत जहां जहां जो कार्रवाई किसी भी जांच एजेंसी को करनी है उसमें हमारी सरकार सहयोग करती है। जो भी जांच एजेंसी को उचित लगता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देना होगा सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जो देश दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब गिद्धों के मामले में भी अव्वल आ रहा है। यह खुलासा हाल ही में हुई गणना के दौरान हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रिन फाल्कन मिला है। गिद्धों की गणना के दौरान टाइगर रिजर्व के कर्मियों को इस अनोखे पक्षी के बारे में जानकारी मिली। फाल्कन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस पक्षी की विशेषता है कि उड़ान भरते हुए ये जीवित पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। कई प्रकार की बर्ड्स ऑफ प्रे हमारे पन्ना नेशनल पार्क के भीतर हैं और जो इस पक्षी की आप बात कर रहे हैं वो पेरेग्रिन फाल्कन के नाम से जाना जाता है। यह पक्षियों में सबसे ज़्यादा डाइविंग स्पीड लगाने में सक्षम पक्षी है और इसकी डाइविंग स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है, उससे भी अधिक होती है और अभी तक संभवतः अधिकतम स्पीड 380-390 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अलग अलग जगहों में देखी गई है। तो यह पक्षी भी पन्ना टाइगर रिजर्व में है और गिद्धों की गणना के समय में भी हम लोगों को यह पक्षी नज़र आया है।
पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तक गिद्धों के मामले में भी टाइगर रिजर्व अव्वल रहा है।